हाँ जी। वेलकम है आप सबका हमारे YouTube चैनल TCR द कोर्ट रूम में। और मैं हूं दीपिका, आपकी लीगल मेंटोर। अगर आपने हमारी लास्ट सीरीज देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि हमारी TCR फैमिली ने एक सीरीज शुरू करी है जहां पे हम फॉर क्लास 11th एंड 12th उनका एकेडमिक सेशन कवर करने वाले हैं। राइट। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 11 से रिलेटेड है फॉर द लीगल सब्जेक्ट एंड द चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। मेरा ये सजेशन है आप लोगों से पर्सनली कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो क्लास है, क्लास फर्स्ट है, आप उस पर पहले जाइए। बिकॉज आप पहले वहां से बेसिक समझ के आओगे और फिर ये जो वीडियो है ये आगे की कंटिन्यूएशन का है। उससे जो हमारे सिलेबस है हमारा क्लास 11th का, उससे ये आगे कंटिन्यूएशन में चल रहा है। क्योंकि पहले समझ बेसिक समझना कंपलसरी है, उसके बाद हम आगे की चीजों को समझ सकते हैं अच्छे से। और अनडाउटेडली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें पता है क्लास 11th एंड 12th के एकेडमिक सेशन चल रहा है, तो उनके बट ऑब्वियस है कि उनके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा सजेशन यही रहेगा कि पहले उस वीडियो को देखो, फिर इसे आगे कंटिन्यूएशन में देखो, ताकि आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए और आप एक अच्छा अटेम्प्ट करके आओ अपने एग्जाम में। राइट। चलिए फिर हम चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। ये खोलिए हमने अपने नोट्स। हाँ जी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करता है। तो पहले हमें ये पता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ फॉर्म किया गया फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, फॉर एजेंसीज, दोज आर गवर्नमेंटली ऑर्गेनाइज्ड, उनके लिए ये बनाया गया जहां उनको अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता हो। राइट। क्योंकि उनके पास एक पावर है, उसको वो एक अच्छे प्रोसीजर से यूज करें, प्रॉपर प्रोसीजर लॉ का प्रिस्क्राइब जो है उसे फॉलो करें, और जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में जो ब्रिज है उसको कवर कर सके, ताकि कोई भी इंडिविजुअल को ये फील ना हो कि कोई डिसीजन जो लिया जा रहा है वो आर्बिट्ररी डिसीजन है, अनरीजनेबल डिसीजन है या अननेसेसरी डिसीजन है। गवर्नमेंट को सिटीजन्स के साथ ट्रांसपेरेंट होना बहुत कंपलसरी है फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। राइट। अगर हम यहाँ स्टेट की बात करें तो स्टेट का मतलब कंट्री है, जो हमें पता है अगर हम लॉ के स्टूडेंट हैं। राइट। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, वो क्या कहता था, वो इसका एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता था। और उन प्रिंसिपल का फॉर्मेशन क्यों था, उन प्रिंसिपल का फॉर्मेशन इसलिए था कि जितना भी जो पावर है, जो उनके पास अथॉरिटी है, उसका एक प्रॉपर यूज हो, कोई मिसयूज ना हो, किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट ना किया जाए। और जब लॉ फॉर द बेटरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए बनाया जा रहा है, फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए बनाया बनाया जा रहा है, तो उसका मोटिव फुलफिल हो। राइट। तो जो प्रिंसिपल था वो किस बेसिस पे था, जितने भी प्रिंसिपल हैं जो हमारे इसके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना है, उनका मेन मोटिव था कि ट्रांसपेरेंसी हो, जो अगर काम कर रहे हैं वेलफेयर फॉर द स्टेट हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप रीजनेबल काम कर सकते हो, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो आर्बिट्ररी हो, या जो काम आप करके दे रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो। राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही प्रिंसिपल्स बनाए गए, फंडामेंटल प्रिंसिपल जिनके बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टिका हुआ है। राइट। तो अब हम थोड़ा सा स्लाइड में जाते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर द बेसिक लीगल रूल्स दैट रेगुलेट द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। समझ आया। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास जो पावर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस बेसिस पे चलेंगी, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का उसके बेसिस पर। राइट। तो these principles ensure that government actions are lawful, fair, transparent, reasonable and accountable। अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई एक्शन ले रही है, तो क्या वो एक्शन जो ले रही है, जब काम कर रही है, क्या वो लॉफुल काम है, क्या उसके लिए वो अकाउंटेबल है, क्या वो जो काम कर रही है उसमें वो ट्रांसपेरेंट है,
सो ऑल दोज थिंग्स टू बी चेक्ड आउट। ये उसके बेसिस पर ही बाद में हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो एक्शंस गवर्नमेंट ले रही है क्या वो एक बेसिक प्रिंसिपल जिसपे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फॉर्म हुआ है उसको फॉलो कर रही है, राइट। दे एक्ट एज सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम द आर्बिट्ररी और अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अगर कोई लॉ बना है तो वो बट ऑब्वियस है कि वो सिटीजन के वेलफेयर के लिए बना है, उसका कोई मिसयूज ना हो। अगर वो यूज हो रहा है तो इंडिविजुअल के लिए यूज हो, उसके राइट्स वायलेट ना हो और कोई भी ऐसा एक्शन ना हो जो अनफेयर हो, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसके पास एक पावर है, पावर का मिसयूज ना हो और जो भी हो वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट को ध्यान में रखते हुए काम हो। तो इसके बेसिस पे ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जिसके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फॉर्म हुआ था, राइट। तो हम अब ये देखेंगे कि कौन से प्रिंसिपल है जिनके बेसिस पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के वो बने, राइट। तो चलिए सबसे पहले रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, delegated legislation, principle of natural justice and judicial review। अगर आपने मेरी लास्ट वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में हमने वहां डिस्कस किया हुआ है। शॉर्ट में हम यहाँ पे बता सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हो गया सारी पावर जो है वो मेरे पास ना रही, मैं उस पावर को सेपरेट कर दूं, इंडिविजुअल अलग अलग पर्सन डिपार्टमेंट्स को बांट दूं। जैसे कि एनजीटी फॉर्म हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर्म हुआ फॉर द एनवायरमेंट वेलफेयर, ठीक है। एनक्लेव चलता है फॉर कंपनी रिलेटेड केसेस के लिए। तो ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स, अलग अलग अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज बना दी गई। वो किस लिए? वो उस पर्टिकुलर डोमेन में काम करेंगी, वहां उनके पास अपनी सेपरेट पावर होगी और एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज होगी जहां पे स्पीडी काम होने का चांसेस है, राइट। उसके अलावा हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बात किया था। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बताया था कि लेजिस्लेशन के पास पूरी पावर है। अब उसने क्या किया, अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया अदर अथॉरिटीज को, सब अथॉरिटीज को, जिनके पास पावर अब आ गई फ्रॉम द लेजिस्लेशन, राइट। अब वहां क्या हो रहा है, सबके पास पावर है, पावर के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ ड्यूटी है टुवर्ड्स द सिटीजन एंड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। चलिए, और जुडिशियल रिव्यू और नेचुरल जस्टिस को अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्या बोलता है कि इट सेफगार्ड्स आर्बिट्ररी एक्शन। ये हमें पता है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको बनाने का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल को बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि कोई भी अथॉरिटी के पास अगर कोई पावर है तो वो कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन ना ले। अगर वो कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग ये हो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट हो। जब पहले एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं बना था, उससे पहले भी एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस सुने जाते थे, राइट। लेकिन अब एक स्पेसिफिक एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई कि अगर इससे रिलेटेड कोई केस आएगा तो वो एनजीटी ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग बॉडीज बना दी गई हैं जहां वो स्पेसिफिकली उसी डोमेन के बारे में सुनेंगी और किसी एक पर्सन के पास पूरी पावर नहीं रहेगी जिससे कि कोई भी आर्बिट्रेशन ना हो, कोई भी आर्बिट्रेरी डिसीजन ना हो, राइट। तो प्रिंसिपल प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट एक्शन बाय इंश्योरिंग अथॉरिटीज एक्ट्स विद इन द लीगल पावर। जो भी जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनको जो लीगल पावर दी गई है, उनको जो काम करना है उनको उसी डोमेन के अंदर ही काम करना है जो उनके पास पावर है। दे कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर विच इज गिवन टू देम, क्योंकि फिर वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और वो वायलेट ही करेगा अनडाउटेडली, राइट। क्योंकि अगर आपके पास जो अथॉरिटी है, आपके पास जो पावर दी गई है, उस पावर का यूटिलाइजेशन कंपलसरी है, राइट। और यूटिलाइजेशन हमको पता है, अगर प्रिंसिपल जब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जब वो बना है तो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल था कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करना है। काम वो करना है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी को ट्रांसपेरेंट दिखाए टू सिटीजन ऑफ द कंट्री, राइट। गवर्नमेंट के ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे और जो लग रहा है अगर ऐसा कुछ होता भी है तो गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट।
चलिए, डिसीजंस आर फेयर एंड अनबायस्ड। अगर कोई भी डिसीजन कोर्ट में जा रहा है या कोई भी किसी के पास जो पावर दी हुई है, अगर वो उसका डिसीजन मेकर है, तो जो जब वो कोई डिसीजन ले रहा है तो वो डिसीजन फेयर होना चाहिए। फेयर से मतलब है, चाहे मेरे आगे अगर एक नॉर्मल अक्यूज खड़ा है, अक्यूज मतलब कोई इंसान जो कोई क्राइम करके आया है, या मेरे आगे कोई एक एक्स अक्यूज खड़ा है जो बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है इन सोसाइटी, तो नाउ एज अ पर्सन इफ आई एम द डिसीजन मेकर, तो वहां मुझे दोनों के लिए मैं बराबर फेयर और अनबायस्ड डिसीजन ही दूंगी। राइट? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोल रहा है साफ साफ। वो बोल रहा है कि आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते किसी से, चाहे वो एक्स पर्सन कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, कितना भी पावर या अथॉरिटी होल्ड करता हो, लेकिन जब अगर बात वो अगर डिसीजन मेकर के हाथ में आएगी तो उसके लिए सामने वाला पर्सन इक्वल है, regardless of whatever the person holding post, whatever एक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो, या फिर वो किसी भी, आई एम सॉरी, या फिर वो किसी भी चीज से इफेक्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन मेकर है उसे जो डिसीजन लेना है तो वो फेयर होना चाहिए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जब जहां लगे कि हाँ अगर कुछ काम हुआ है तो जस्टिस सर्व हुआ है, या जो डिसीजन लिया गया है वो रीजनेबल डिसीजन है। राइट? प्रॉपर प्रोसीजर्स आर फॉलोड। इफ एनी प्रोसीजर इज बीइंग गिवन, अगर हमें ये बोला है कि आधार कार्ड यहाँ बनेगा, आधार कार्ड की लाइन में जाके लगो, वहां अपना फोटो क्लिक कराओ, वहां अपना थंब इम्प्रेशन दो, अगर ये सारे प्रोसीजर बताया गया है तो उसको फॉलो करना कंपलसरी है। तो जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज की बॉडीज बनाई गई हैं, अगर उनको कोई पावर दी गई है तो उनको एक प्रॉपर प्रोसीजर भी बताया गया है लीगली कि ये लीगल प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना है, तो आप उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर। राइट? चलिए, सिटीजंस रिसीव एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ये बहुत एक सिंपल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से ही ड्राइव होके आया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है, और ये बात करता है अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो वहां पर पार्टी को हर्ड करना कंपलसरी है। राइट? इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर मैं कोई भी ऑफेंस कर रही हूँ, या फिर ऑफेंस छोड़िए, अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी है और अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है अब कि जो सामने वाली पार्टी है आपको उसको सुनना ही पड़ेगा। आप बिना सुने एक प्रॉपर डिसीजन नहीं दे सकते, फिर वो रीजनेबल डिसीजन नहीं हुआ, फिर वो प्रॉपर टोटली आर्बिट्रेरी डिसीजन है कि आपके मन में जो आया आपने वो कर लिया, आपने सामने वाले की ना सुनी, ना एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो किया, आपने लीगल प्रोसीजर को वायलेट किया है और आपने उसको अनहर्ड छोड़ा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंडर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर सकता है। राइट? चलिए, कोर्ट्स कैन रिव्यू इलीगल एक्शन। बिल्कुल, ये तो है, अगर कोई भी इलीगल एक्शन क्लेम होता है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट बॉडीज कोई भी इलीगल एक्शन लेती है तो कोर्ट के पास पूरा पावर है उसको रिव्यू करने का, उसको देखने का, उसमें फिर डिसीजन देने का, और नाउ आफ्टर दैट द गवर्नमेंट विल बी बाइंड टू डू सो। अगर कोर्ट वहां पर डिसीजन लेता है सुनने के बाद, अगर कोई भी ऐसा इलीगल एक्शन लिया गया है उसके बाद अगर कोर्ट ने सुना है और फिर डिसीजन दिया है अपना, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट अथॉरिटी पर्टिकुलरली वो बाइंड होगी उस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद, और उसको फॉलो करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। राइट? चलिए, नाउ हमारा पहला प्रिंसिपल क्या है? रूल ऑफ लॉ। तो अगर हम रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो रूल ऑफ लॉ ये बोलता है, बहुत सिंपल बात बोलता है, रूल ऑफ लॉ ये बोलता है कि लॉ जो है वो सुप्रीम है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर लॉ बता दिया गया है, आपको कोई भी प्रोसीजर बता दिया गया है, तो लॉ सबसे ऊपर है, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, नॉट इवन गवर्नमेंट, नॉट इवन एनी अदर बॉडीज, नॉट इवन एनी अदर अथॉरिटी। सबको जो प्रोसीजर फॉलो करना है, सबको जो लॉ में लिखा गया है, जो उनको लॉ प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। राइट? नो बडी इज अबव द लॉ, लॉ इज सुप्रीम इन द कंट्री, क्योंकि बहुत इजी रहता है रेगुलेट करने के लिए।
अगर हर इंडिविजुअल अपना डिसीजन लेता रहेगा और कोई लॉ नहीं होगा, तो किस बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को बाउंड करोगे? नाउ यू आर बाउंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन जहां एक पर्टिकुलर लॉ बना हुआ है, एक कंट्री का लॉ है, वहां बताया गया है कि अगर ये पर्टिकुलर ऑफेंस करोगे तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर जाओगे, यहाँ अगर आप ये गलत करते हो तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर जाओगे। तो ये इससे एक पूरा प्रोसीजर पता चलता है, और ये एक कंट्री को रन करने में बहुत इजी रहता है, क्योंकि वहां हमें पता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री का ये रूल है, ये लॉ है, राइट। चलिए, तो रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज सुप्रीम, एवरी पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू लॉ, नो अथॉरिटी कैन एक्सरसाइज आर्बिट्ररी और अनलिमिटेड पावर्स, गवर्नमेंट एक्शन मस्ट ऑलवेज बी ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो ये बोल रहा है कि रूल ऑफ लॉ बहुत सिंपल है, कि लॉ ही सुप्रीम है। अगर आपको कुछ करना है, सबसे पहले आपको लॉ को सबसे फर्स्ट थिंग पे लाके रखना पड़ेगा। अपना ओपिनियन सेकेंडरी है, अपना डिसीजन सेकेंडरी है, और लॉ सबसे पहले है। और उसने बहुत सिंपली बोल दिया कि एवरी पर्सन, जो भी नॉर्मल सिटीजन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉ, उनको भी लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर द सिटीजन ऑफ कंट्री एट द एंड ऑफ द डे, राइट। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, बॉडी हो, कोई भी हो, एंड ऑफ द डे दे आर सिटीजन ऑफ द कंट्री। और जब तक आप सिटीजन ऑफ कंट्री हो, तब तक आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा उस कंट्री का पर्टिकुलरली। और बहुत सारे रूल ऐसे भी हैं जो नॉन सिटीजन के लिए भी हैं, राइट। नो अथॉरिटी कैन एक्सरसाइज आर्बिट्ररी अनलिमिटेड पावर्स, कोई भी अथॉरिटी आर्बिट्ररी या अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसीलिए उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, इस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर काम के लिए लॉ बनाया गया है, ठीक है। अगर लॉ नहीं होता तो हर अथॉरिटी जो बैठे हुए हैं वो अपना डिसीजन लेते, अपनी पावर को ओवरली एक्सरसाइज करने की कोशिश करते, और टोटली दैट विल टोटली सप्रेस द सिटीजन ऑफ द कंट्री। वहां प्रोटेक्शन कम सप्रेशन ज्यादा होता, राइट। तो पर्पस क्या है हमारा रूल ऑफ लॉ का? प्रिवेंट आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर, कोई भी आर्बिट्ररी पावर एक्सरसाइज ना हो। इसको मतलब अगर कोई भी अथॉरिटी है, वो लॉ के कानून के अकॉर्डिंग चले, वो लॉ के अकॉर्डिंग चले, वहां वो अपना डिसीजन उसमें इन्वॉल्व ना करे, राइट। एंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो लॉ के सामने आ रहा है वो इक्वल है, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द पोस्ट द पर्सन इज होल्डिंग, चाहे वो कोई भी हो। अनटिल अनलेस अगर वो लॉ के सामने आया है, अगर वो कोई भी एक्ट के अंदर आ रहा है, वो कोर्ट के अंदर आ रहा है, या वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने आ रहा है, वहां डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो वहां पर वो लॉ से सुप्रीम नहीं है। और जब अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग है, और अगर एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, लेकिन वो लॉ के आगे दोनों इक्वल है, राइट। प्रोटेक्ट सिटीजन राइट, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सिटीजन के राइट को वायलेट करना बहुत इजी हो जाता, क्योंकि वो डिसीजन पर्टिकुलरली चलते। अगर मेरा रिश्तेदार आ गया तो मैंने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया, आपका रिश्तेदार आ गया, आपने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया, तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स को वायलेट करना बहुत इजी हो जाता अगर लॉ एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बना हुआ होता। क्योंकि अगर उस गवर्नमेंट बाइंड नहीं होती उस लॉ को फॉलो करने के लिए, अगर जो अथॉरिटीज है वो बाइंड नहीं होती, तो इसीलिए ये कंपलसरी किया गया, राइट। चलिए, मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी बनाई गई है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, तो वो वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए बनाई गई है, सिटीजन की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। और अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वहां वो अकाउंटेबल है, ये इसका मेन पर्पस भी है। क्योंकि अगर कोई डिसीजन हो रहा है तो उसको अकाउंटेबल कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी बाद में कौन लेगा? Here it is saying about the same thing, maintain accountability of public authorities. Now promote justice and fairness, right? बहुत सिंपल है। जस्टिस तभी सर्व हो सकता है जब लॉ की नजर में सब इक्वल है, लॉ सबसे ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे हैं। और सेकेंड थिंग, कोई भी अगर पर्सन लॉ के सामने आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंशियल बॉडी हो, चाहे वो कोई एक्स पर्सन जो एक्स पोस्ट होल्ड करता हो, वो भी इक्वल है।
उससे जस्टिस सर्व करना बहुत इजी हो जाता है। और ये एक फेयरनेस दिखाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा फेयरनेस यही दिखाता है कि यहाँ जस्टिस सबके लिए बराबर है, रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर थिंग, राइट। चलिए, फीचर्स क्या है, ये बहुत सिंपल है। लॉ इज सुप्रीम, ये हमने भी पढ़ लिया। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, गवर्नमेंट यहाँ अकाउंटेबल है, उसको अगर कोई भी क्वेश्चन आउट किया जाएगा तो बाद में अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट लेगी एट द टाइम। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मस्ट बी लॉफुल, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर कोई भी एक्शन क्लेम करती है तो वहां पर वो लॉफुल एक्शन ही ले सकती है, कोई अनलॉफुल या इलीगल एक्शन नहीं ले सकती। कोर्ट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट इलीगल एक्शन, अगर कोई भी इलीगल एक्शन गवर्नमेंट अथॉरिटी ने लिया है तो कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इट होल्ड्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए हुए डिसीजंस को सुन सकता है और वहां अपना डिसीजन ले सकता है और गवर्नमेंट को बाउंड कर सकता है उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन, इफ इट इज आर्बिट्ररी और इफ इट इज अनरीजनेबल, राइट। Example है इसका, municipal corporation cannot demolish a building without following the legal procedure prescribed by law. If it does, affects person may approach the high court. बहुत सिंपल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कोई भी बिल्डिंग है बनी हुई है उसको खाली बिना लीगल प्रोसीजर फॉलो किए डिमोलिश नहीं कर सकती। किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आपको पहले वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट बॉडी हो तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम तो ये वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए कर रहे हैं, चाहे हम लीगल प्रोसीजर फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको भी एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आपको कोई बिल्डिंग है वो डिमोलिश करनी है तो आपको पहले लीगल नोटिस देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, राइट। उसके बाद जाके अगर आप सर्व कर रहे हैं, फुल एविडेंसेस हो रहे हैं, सब पूरा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, उसके बाद जाके आपके पास राइट है। अगर इसके बाद भी सिटीजन जो पर्सन है उसके अगर राइट्स वायलेट होते हैं तो हाई कोर्ट बोलता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम, वी हैव अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हमारे पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर भी हम आपके फेवर में देंगे इफ द लीगल प्रोसीजर इज नॉट बीइंग फॉलोड, अगर कोई भी इलीगल एक्शन होता है तो, राइट। चलिए, यस, तो डाइसी रूल ऑफ लॉ, डाइसी रूल ऑफ लॉ क्या कहता था? डाइसी रूल ऑफ लॉ एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट था। इसमें हम एक चीज याद रखेंगे, ये प्रोफेसर एवी डाइसी ने दिया था, किसमें? अपनी बुक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में, जहां वो सिंपल एक बात बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि एवरीबॉडी शुड बी गवर्न बाय लॉ, एज सिंपल एज दैट। उन्होंने जो बोला उसके बाद उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात करी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत सिंपल बात बोली थी कि जो भी पर्सन है, अगर एक कंट्री है, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे सिटीजन भी हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं, उसके अलावा एमएलएज, एमपीज, आईएएस, आईपीएस, आर्मी, एवरी पर्सन इज, एवरीबॉडी इज देयर, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात बोली गई कि चाहे वो कोई भी इंसान हो जो उस कंट्री के अंदर आ रहा है, वो गवर्न किससे होगा? वो लॉ से गवर्न होगा। उनके राइट्स कौन बताएगा, उनके डिसीजन, उनकी ड्यूटीज कौन बताएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बताएगा, उनकी पावर कौन बताएगा, वो सब लॉ में गिवन है और सबको लॉ फॉलो करना कंपलसरी है, राइट। अगर आप ये इमेजिन करके देखो, अगर ऐसा होता कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उसके लिए कानून अलग होता और एक नॉर्मल जो एवरेज सिटीजन है उसके लिए एक लॉ अलग होता, तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सिंबल होता? क्या ये कंट्री फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाई जाती? तो दैट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड, ठीक। तो यहाँ पर डाइसी ने अपने रूल ऑफ लॉ में यही बोला है कि गवर्नमेंट शुड बी गवर्न बाय लॉ, नॉट बाय द आर्बिट्ररी विल ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और अगर वो जो भी अपना काम कर रही है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले रही है, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है जो अपने एक्शंस ले रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ को फॉलो कर सकती हैं। यहाँ अपना ओपिनियन या अपना कोई आर्बिट्ररी एक्शन ये लेना मना है सब। आपको फॉलो करने पड़ेगा सिर्फ एक चीज, वो है लॉ। वॉट एवर द लॉ इज सेइंग यू हैव टू फॉलो द थिंग, एज सिंपल एज दैट। लॉ लीगल प्रोसीजर भी बता रहा है वो भी फॉलो करो,
पावर बता रहा है आपकी कितनी पावर है, वो फॉलो करो आप। कोई भी ऐसा एक्शन मत लो जो इलीगल हो, राइट। तो ये बहुत सिंपल सी बात बोलता है। इसके बाद ये 3 प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है वो। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, राइट। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बारे में बहुत सिंपल सी चीज है कि लॉ इज सुप्रीम ओवर ऑल, चाहे वो कोई भी हो, इन्फ्लुएंशियल हो, गवर्नमेंट हो, सिटीजन हो नॉर्मल, या कोई भी पर्सन हो, सबसे पहले सबसे सुप्रीम जो है वो उस कंट्री का लॉ है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ द लैंड, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। अगर आपको फॉलो करना है, आपको लॉ को ही फॉलो करना है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। चाहे आप गवर्नमेंट बॉडी क्यों ना हो, चाहे आप खुद गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे आप लेजिस्लेशन में हो, एग्जीक्यूटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, कोई भी हो, चाहे आप जुडिशरी ही क्यों ना हो, राइट। ये बोला है लॉ इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द स्टेट। अगर हम ये पूछें कि हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है स्टेट में, वो बोल रहा है लॉ है सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, राइट। चाहे वो गवर्नमेंट भी नहीं है, लेजिस्लेशन, कोई मतलब एनी पर्सन इज नॉट अबव द लॉ, राइट। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग द लॉ। वो अगर कोई भी पर्सन एक्स वो कोई क्राइम कमिट करता है, या कोई गलत एक्शन लेता है, या कुछ भी ऐसा करता है, तो अगर उसको कोई पनिशमेंट मिल भी रहा है तो इट शुड बी एज पर द लॉ। वो लॉ से बियॉन्ड नहीं जा सकता। जो लॉ में गिवन है, जो लॉ में दिया हुआ है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। दैट वाज द मेन रीजन कि लॉ बनाया गया है। वरना अगर लॉ नहीं होता तो हर बंदा अपना एक अलग डिसीजन लेता और उसके बेसिस पे पर्टिकुलर केस को डिसाइड करता। देन थिंक अबाउट दिस वन थिंग कि कितना क्योस क्रिएट होता विद इन द कंट्री, और किस बेसिस पे उस कंट्री को रेगुलेट किया जाता, राइट। एग्जाम्पल, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट इंडिविजुअल, यस, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट लीगल ग्राउंड्स। अब एक बात समझिए, पुलिस एक गवर्नमेंट बॉडी है, उसके पास एक अथॉरिटी है, उसके पास राइट्स हैं, उसके पास पावर है, उसके पास उसको बहुत सारी पावर दी गई है, ठीक है। लेकिन उनको भी ये बोला गया है कि ये जो पावर है ना, ये लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए होनी चाहिए। यहाँ आप अपनी आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं ले सकते हो। जो लॉ बोल रहा है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, अगर पुलिस बियॉन्ड द लॉ जाती है तो उनके लिए भी वहां उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कभी पनिशमेंट नहीं दिया जाता, या उनको कभी पनिश नहीं किया जाता, कभी सस्पेंड नहीं किया जाता किसी केस में। बहुत यूजुअली होता है, बिकॉज वहां अपना पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता। वहां सिंपल एक बात बोलता है कि लॉ क्या कह रहा है, लॉ में क्या लिखा है, वो आपको फॉलो करना है, सिंपल। चलिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने अभी पढ़ा था इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, कि एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री और एनी पर्सन हु इज बिफोर द लॉ, जो लॉ के सामने आके खड़ा हुआ है, वो इक्वल है लॉ की नजर में। वो यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि ये एक्स पर्सन है तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ये अगर नहीं है तो इसका इन्फ्लुएंस कम है, नहीं। लॉ सिर्फ बोलता है, अगर हम बैरेट कभी खोलेंगे, आप सब लीगल स्टडीज पढ़ रहे हो, बट ऑब्वियसली आप आगे जाके बैरेट पढ़ोगे, बैरेट में बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है, एवरी पर्सन। नाउ द एवरी पर्सन इज नॉट डिफाइंड कि इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर है, या फिर ये कोई एमएलए है, एमपी है, आईपीएस है, एक्स पर्सन, नहीं, एवरी पर्सन, सिंपल, राइट। तो एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन, वेल्थ, रिलीजन, कास्ट, स्टेटस। ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो लॉ में, ये इसीलिए फॉर्म किया गया कि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी एक्स वेल्थ के बेसिस पे, अगर हम बोले कि ये वेल्थ के बेसिस पे बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, या किसी कास्ट के बेसिस पे हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं हो सकता। लॉ की नजर में हर इंसान बराबर है, एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल बिफोर द लॉ, राइट। Example, a minister and an ordinary citizen committing the same offense are tried under the same law.
अगर कोई एमपी या एमएलए या अगर कोई एक्स आईपीएस या आईएएस या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी पर्सन अगर वो कोई भी क्राइम कमिट करता है, वो भी आईपीसी के अंडर ही गवर्न होगा। और आप या मैं कोई क्राइम कमिट करते हैं, हम भी आईपीसी के अकॉर्डिंग ही गवर्न होंगे। ऐसा नहीं है उनके लिए कोई और लॉ बना हुआ है और हमारे लिए कोई और लॉ है, राइट। जब बात अगर लॉ के एनफोर्समेंट की आती है, तो वहां पर सब पर्सन इक्वल है। लॉ ये बोल रहा है कि मेरे आगे कोई पर्सन आ रहा है, वो बराबर है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन, वेल्थ, रिलीजन, कास्ट और स्टेटस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब बराबर है, राइट। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि सिटीजंस आर प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑर्डिनरी कोर्ट्स, जुडिशियल डिसीजन। ये बेसिकली कोर्ट से रिलेटेड बात करता है। ये बोल रहा है कि अगर कोई लॉ फॉर्म हो रखा है, उसमें जब कोर्ट स्टेब्लिश हुए हैं और वो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में चला रहे हैं, कोर्ट ये देख रहे हैं कि जस्टिस सर्व हो रहा है या नहीं यहाँ पर, तो यहाँ सबसे बड़ी मेन चीज बोली गई है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं बात करेगी। जुडिशरी को कोई मतलब नहीं है कि लेजिस्लेशन क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूटिव क्या बोल रहा है। वो सिर्फ ये देखेगा कोई केस, अगर कोई केस आता है, आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, आपने कितना लीगली काम किया है, आपका मोटिव क्या था पीछे उसका काम करने का, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड। यहाँ पर रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, जुडिशरी इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, राइट। ऑर्डिनरी कोर्ट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, हमें पता है हमारे हर सबके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बने हुए हैं जो लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो एक पर्टिकुलर सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, राइट। एंड जुडिशियल डिसीजन, कोई भी जुडिशियल डिसीजन अगर आ रहा है तो वहां वो इक्वली सबको ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन है, उसका इन्फ्लुएंस है तो उसकी वजह से डिसीजन में डिफरेंस है, नहीं। जो भी जुडिशियल डिसीजन लिया जा रहा है, दैट इज टोटली अपॉन द बेसिस ऑफ व्हाट केस इज टॉकिंग अबाउट, केस के क्या एविडेंसेस है इसके बेसिस पर। यहाँ पे कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है जो आर्बिट्ररी है। ये जितने भी डिसीजन अगर कोर्ट भी लेता है, वो भी रीजनेबल डिसीजन ही ले सकता है, वो केस के बेसिस पर डिसीजन लेता है, यहाँ अपना इंटरवेंशन भी नहीं है, उसके बाद भी वो ये देखता है कि लॉ क्या बोल रहा है, राइट। इफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी illegally cancels a license, the person can challenge the decision before the high court। कोर्ट ने सिंपल बोल दिया, अगर तुमने किसी का भी लाइसेंस आर्बिट्ररी या इलीगली रिटेन कर दिया है, उसके बाद कैंसिल कर दिया है, उसके बाद इंडिविजुअल के पास राइट है, हाई कोर्ट जाएगा, वो हाई कोर्ट जाएगा, उसके पास अगर प्रॉपर प्रूफ है कि अगर गवर्नमेंट जो जो डिसीजन लिया है वो आर्बिट्ररी डिसीजन था, वो अनरीजनेबल था, उसने अपनी जुडिशियल उसने अपनी पावर को ओवरली एक्सरसाइज किया है, तो हाई कोर्ट में जाकर उसके फेवर में डिसीजन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके डिसीजन नहीं दे सकती है, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जहां पे ऐसा हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव होकर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आया है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिंपली दो बात फॉलो करता है। वो ये बोलता है, पहली बात कि कोई भी पर्सन बिना सुने नहीं छोड़ा जाएगा, या नहीं रखा एक्विट किया जाएगा, या नहीं डिटेन किया जाएगा। अगर कोई भी केस आता है, कोई भी पर्टिकुलर केस कोर्ट में जा रहा है, तो वहां सुनना कंपलसरी है। नो वन शुड बी लेफ्ट अनहर्ड, बहुत सिंपल। और उसके अलावा अगर कोई भी डिसीजन फॉर एग्जाम्पल कोई भी केस आ रहा है और कोर्ट में जा रहा है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट बी जज इन हिज ओन केस अनटिल अनलेस अगर कोर्ट डिसीजन ना दे दे उसके बाद। जिसे हम बोलते हैं, अगर हम इसका बहुत लाइव एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल है मीडिया ट्रायल। अगर कोई भी केस स्टार्ट होता है, कोई भी, अगर फॉर एग्जाम्पल हम उत्तराखंड का अभी माइनर रेप केस भी ले लेते हैं, तो कोर्ट ये बोलता है कि जब तक मेरे पास वो केस आ रहा है, मैं उससे सुन ना लूं, सुन के सारे लीगल प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो ना कर लूं, उसके बाद में जजमेंट ना दे दूं, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि क्या ये पर्सन कल्प्रिट था
या नहीं था। ये मीडिया ट्रायल का काम है कि आया और जस्ट उसको बोल दिया कि ये कल्प्रिट था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर्सन कल्प्रिट नहीं होता, बाद में ये निकल के आता है। लेकिन मीडिया ट्रायल इतना बड़ा ट्रायल हो जाता है कि एंटर करते ही उस पर्सन को सीधे एक्यूज घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं बोल रहा। कोर्ट ये बोल रहा है कि मैं प्रॉपर सुनूंगा, तुम जो एविडेंस मेरे पास लेकर आओगे, तुम जो प्रूफ मुझे दोगे, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मुझे दोगे, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बेसिस पे मैं केस डिसाइड करूंगा। मैं सिर्फ सुनने के बेसिस पे कि नॉर्मल पब्लिक या हमारी आसपास की जनता क्या बोल रही है, मैं इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लूंगा। मैं प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद डिसीजन लूंगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये दो बातें बोलता है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर फंडामेंटल रूल्स दैट इंश्योर फेयरनेस, impartiality and transparency in administrative and judicial decision making। बहुत सिंपल है। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी जुडिशियल बॉडी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो क्या वो डिसीजन फेयर है, इम्पार्शियल नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ये इंश्योर करता है कौन? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जुडिशियल बॉडी दोनों फॉलो करती है इस प्रिंसिपल को। इस प्रिंसिपल के बेसिस पर ही सारा काम आगे चलता है कि कोई भी पर्सन बिना सुने ना रह जाए, कोई भी पर्सन अपने केस में जज ना हो जब तक एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करके जजमेंट ना पास हो जाए। ठीक है। They require administrative authority to act fairly whenever their decision affects the right interest of the individual. These principles protect citizens from arbitrary decision and uphold the rule of law। बहुत सिंपल बात बोली इसमें। ये बहुत सिंपली बोल रहा है कि कोई भी पर्सन किसी भी ऐसे डिसीजन का शिकार ना हो जो आर्बिट्ररी रहा हो या जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो ना करता हो। ये एक डेमोक्रेटिक, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, एंड फिर व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी विल बी अ पार्ट ऑफ दैट वी विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहां ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत कंपलसरी था। तभी हम अपने आप को डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो मेन प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पर ये चलता है। पहला है नेमो जुडिस इन कॉजा सुआ, राइट। इसे हम बोलते हैं, अगर आप आगे जाके जब लॉ पढ़ोगे ना, इसे हम बोलते हैं लीगल मैक्सिम्स। तो नेमो जुडिस इन कॉजा सुआ, इसका मतलब है नो वन शुड बी जज इन इट्स ओन केस। नो वन शुड बी जज इन इज ओन कॉज। अगर कोई भी केस आ रहा है, कोई भी कॉज अराइज हुआ है, तो विदाउट हियरिंग, विदाउट फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर, दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट बी जज्ड, राइट। Example is the government officer cannot decide a case involving a company owned by their family। सिंपल है। अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अपनी ही फैमिली का केस सुन रही होगी तो वहां पे क्या होगा? वहां बट ऑब्वियस है कि वो आर्बिट्रेरी डिसीजन लेगी, वहां बट ऑब्वियस है कि वो उनके फेवर में ही बोलेगी, राइट। तो इसीलिए ये सबसे पहले बहुत एक बेसिक सी चीज है जिसे फॉलो करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने फंडामेंटल प्रिंसिपल में इन्वॉल्व करके रखा अपने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑडियो अल्टरम पार्टरम। ऑडियो अल्टरम पार्टरम ये भी लीगल मैक्सिम है। ये बोलता है हियर द अदर साइड, ऑलवेज हियर द अदर साइड, द पर्सन शुड नॉट बी लेफ्ट अनहर्ड, राइट। बिफोर कैंसिलिंग अ पर्सन लाइसेंस द अथॉरिटी मस्ट फर्स्ट गिव द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। अगर कोई भी केस आता है ना कोर्ट में, तो पहले सबसे पहला प्रोसीजर तो यही है कि जो सामने वाली पार्टी है, इवन इफ द पर्सन इज एक्यूज्ड, वो कोई ऑफेंस करके आया है, अभी कोर्ट को नहीं पता है, लेकिन कोर्ट बोल रहा है कि पहले हम इसको सुनेंगे, इसकी भी तो साइड जानेंगे। अगर आप लोगों को पता हो उस टाइम बहुत हेट्रेड फैला था फॉर एडवोकेट्स स्पेशली, कि कसाब वाले केस में एडवोकेट क्यों हायर करके दिया गवर्नमेंट ने? आप उसे डायरेक्ट जेल में डाल दो, डायरेक्ट फांसी दे दो। नहीं। जब हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जब हमने ये प्रिंसिपल को फॉलो रखा, हमारा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल बन के रहा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो वहां ये बात बोली गई कि कोई भी पर्सन, चाहे उसने कोई एक्स ऑफेंस कमिट किया हो, कितना भी हीनियस क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हीनियस है तो हम उसको स्पीडी ट्रायल कर सकते हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे जा सकते हैं,
हमारे पास बहुत सारी अदर रेमेडीज हैं, हम वो सब कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बिना सुने जजमेंट नहीं पास कर सकते, क्योंकि एक पूरा जो लॉ है वो हमारा रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे चल रहा है, या हम रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो एटलीस्ट एज अ अथॉरिटी, एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, या एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, या एज अ जुडिशरी, वहां हमारा पहले, सबसे पहला हमारा, अगर बहुत सिंपल देखा ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है, वी आर बाउंड बाय लॉ फॉर दैट, कि हम सामने वाले पर्सन को पहले सुने, उसकी भी तो कहानी है कुछ कहने के लिए, पहले वो सुने, उसके बाद हम एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को फॉलो करें, एंड ऑन दैट बेसिस हम एक जजमेंट पास करें, राइट। द फेयर हियरिंग, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो भी पर्सन है उसको फेयरली सुनो, उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करो। बहुत सिंपल एक प्रोसीजर दिया हुआ है हमारे सीआरपीसी, सब लोग, अगर अभी वो बीएनएसएस हो गया है और सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके बेसिस पर बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर दिए दिए गए हैं, क्रिमिनल केस में भी और सिविल मैटर्स में भी। और वहां वो पूरा प्रोसीजर है कि वो प्रोसीजर फॉलो करना है, उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद एक डिसीजन लेना है, राइट। तो बहुत सिंपल एक प्रोसीजर है कि नोटिस इशू हो गया है नहीं हुआ है, एविडेंसेस प्रॉपर आए हैं नहीं आए उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, द पर्सन इज अलाउड टू प्रेजेंट द एविडेंस, उस पर्सन को बोला जाएगा कि तुम्हारे जो भी एविडेंसेस हैं उनको लेकर आओ, उनसे रिलेटेड जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनको लेकर आओ, अगर अगर कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस है उसको लेकर आओ, देन आप क्रॉस एग्जामिनेशन करो आपस में, उसके बाद जाके एक प्रॉपर डिसीजन फॉर्म करो। The person is allowed to present evidence. The person can rebut evidence. आपस में दोनों जब कोई एविडेंस आते हैं तो वो रिबर्टल का ऑप्शन रहता है वहां पर। The authority considers all relevant material, कोई भी relevant material उस पर्टिकुलर केस से relevant material अगर आप पढ़ेंगे तो वो आई इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर कवर्ड है, जो भी बीएसए बन चुका है, राइट। तो डिसीजन इज इम्पार्शियल एंड रीजन, राइट। चलिए, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, यहां बहुत सिंपल बात बोल दी। ये सिंपल बात क्या बोली, ये बोला गया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई अगर डिसीजन लेती है, अगर वो इलीगल है या वो अनरीजनेबल है या वो इन नॉट द फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, तो वो कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, राइट। मेरा एक यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ये है कि कमेंट में आप लोग मुझे बताना कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो किस आर्टिकल के अंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज। तो judicial review is the power of High Court and Supreme Court to examine whether administrative actions are legal and constitutional. ये सिर्फ दो चीज के बेसिस पर डिसाइड होगा, जो भी एक्शन लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने, क्या वो लीगल थे, लीगली काम किया था, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन डोमेन में आ रहे हैं या नहीं, अगर वो है तो यस, जुडिशियल रिव्यू फेवर में हो जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटी के, इफ नो तो वो जो इंडिविजुअल कोर्ट में जा रहा है उसके फेवर में डिसीजन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। If an administrative authority exceeds its power or violates the law, the court may declare its action invalid. कोर्ट के पास ही पावर है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अगर कोई इलीगल या आर्बिट्ररी एक्शन लेती है तो वहां वो उस एक्शन को इनवैलिड कर सकता है कोर्ट, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर एविडेंसेस आएंगे, सिर्फ एक डिसीजन नहीं ले सकता, पहले वो प्रॉपर उसको सुनेगा कोर्ट वहां बैठकर, और दोनों पार्टीज की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होंगे कोर्ट में उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा, राइट। नाउ ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के तीन ग्राउंड्स हैं, इलीगैलिटी, इरेशनैलिटी, प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी, ठीक है। इलीगैलिटी मतलब ये है कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी ले रही है जो बियॉन्ड द लॉ है, लॉ के बियॉन्ड जाकर है, जिसे हम, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे ना बाद में, उसे हम अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। अल्ट्रा वायरस का मतलब बहुत सिंपल है कि कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो, कोई भी ऐसा एक्शन आप कर रहे हो जो बियॉन्ड द लॉ है, लॉ के भी बियॉन्ड जाकर है, लॉ के जो डोमेन बना हुआ है उसके बाहर है, उसके उसके दरमियान, उसके विद इन द रीजनेबल बाउंड्रीज नहीं है, उस बाउंड्रीज से बाहर जाकर है, ठीक है।
The authority acts beyond the power granted by law. The municipal corporation closes a factory without legal authority. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई भी अथॉरिटी आ गई आपके, उसने अगर आपका एक काम बंद करा दिया, उसने कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, ना आपको बताया है कि किस प्रोविजन के अंडर, किस रीजन की वजह से वो ये सब कर रहा है, और अगर वो ये सब एक्शन लेता है तो वो लीगैलिटी के अंदर, लॉ के बियॉन्ड जाकर जुडिशियल रिव्यू वहां होता है कोर्ट्स में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, राइट। इरेशनैलिटी, द डिसीजन इज अनरीजनेबल और इलॉजिकल। बहुत सारे डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज और गवर्नमेंट बॉडीज ले रही हैं फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट, वो अनरीजनेबल हो, जिसके पास खुद गवर्नमेंट बॉडी के पास कोई उसका प्रॉपर रीजन ना हो देने के लिए, कोई लॉजिक ना हो उसके पीछे करने का। अगर वो ऐसा करती है तो जुडिशियल रिव्यू की पावर सिटीजन के पास है, सिटीजन उस पावर को होल्ड करता है, ठीक है। नाउ एक्सपेलिंग स्टूडेंट परमानेंटली फॉर बीइंग 5 मिनट्स लेट। बहुत बहुत बार ऐसा हो भी जाता है, राइट, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर, कि अगर कोई एग्जाम है जिसमें बाहर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुलिस ऑफिसर्स भी असाइन होते हैं, और पता है कि टाइम 2 बजे तक का है, और स्टूडेंट इज जस्ट लाइक 2 बज के 1 मिनट पे या 2 बज के 2 मिनट पे आ गया, तो ये एक इतना रीजनेबल चीज है कि आप अलाउ कर सकते हो, सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट, हाँ हाफ एन आवर लेट है, या बहुत ही रीजनेबल अनरीजनेबल चीज स्टूडेंट बोल रहा है, विच इज, वो कंसिडर नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा है कि इतना तो रीजनेबल है, इतना तो कर सकता था, बट वो उसके बियॉन्ड जाके वो नहीं करता है, अगर वो ऐसा काम, तो वहां पे अनडाउटेडली इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर है, राइट। द अथॉरिटी फेल्स टू फॉलो द लीगल प्रोसीजर और वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये इम्प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कोई ऐसा एक्शन कर रही है जो लॉ के अगेंस्ट जाकर है, जो लॉ के बियॉन्ड जाकर है, या फिर जो लॉ के प्रिंसिपल्स है बेसिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जो हर एक पर्टिकुलर एक्ट में गिवन है कि वो एक्ट किस लिए बना हुआ है, या पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है, हमारे हमारे संविधान में दिया हुआ है, अगर वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो अनडाउटेडली जो इंडिविजुअल है जिसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर खुद यूज करते हुए उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, ठीक। कैंसिलिंग अ लाइसेंस विदाउट गिविंग नोटिस और हेयरिंग, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, नाउ ड्रॉइड सिस्टम। ये ड्रॉइड सिस्टम है क्या? तो ड्रॉइड सिस्टम एक फ्रेंच सिस्टम के बारे में, मतलब एक फ्रेंच सिस्टम है जहां पे बहुत सिंपल सी एक बात बोली थी उन्होंने, उन्होंने ये बात बोला अपना कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, अगर हम उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, और ये हम उनको एक प्रॉपर प्रोसीजर भी दे रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर अलग कोर्ट्स भी स्टैब्लिश होनी चाहिए, जहां पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड केसेस को ही सुना जाएगा। जुडिशरी जो एक नॉर्मल हर कंट्री में है, वो इसके बीच में इंटरकनेक्टेड ना रहे। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली है कि बहुत सारे कोर्ट्स अलग अलग स्टैब्लिश कर दिए गए हैं, लेकिन फ्रांस में ये जो फ्रेंच सिस्टम है, इसमें गिवन ये है कि उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास उसका अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो, इसके बारे में ये बात करता है बेसिकली, ठीक है। तो the Droid system is a French system of administrative law. It provides a separate system of administrative courts to decide disputes involving government authority instead of ordinary civil court. ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल सिविल कोर्ट्स है उनके पास पहले इतना सारा बर्डन है, इतना सारा काम है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बनाए जाएं जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो वहां पे सुने जाएं, रिगार्डलेस ऑफ सेम लाइक प्रोसीजर सेम फॉलो किया जाए, सब कुछ सेम हो, लेकिन बस एक अलग कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया जाए जिससे कि क्लैशेस ना हो, पेंडेंसी ना हो, ट्रायल जल्दी हो सके, अलग अथॉरिटी हो उनको सुनने के लिए। इसके जो इनका रीजन था, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड। तो ओरिजिन क्या है, ये फ्रांस से आया है ना, इट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे ही आया था, वहां पे फ्रेंच सिस्टम के बारे में इसके बारे में बोला गया था। सिंपल ड्रॉइड सिस्टम है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस हैं, उनको एक अलग कोर्ट में सुना जाए, बस सिंपल, ठीक।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स वेयर सेपरेट फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्ट्स। ये इसको याद रखना है, ये वर्ड है कंसोलिडेटेड बिकेम द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। वहां पर जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे वहां फ्रांस में कंसोलिडेटेड, इसका मतलब है कि वो कोर्ट्स जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस है सिर्फ उनके बारे में सुनेगा। वो सिविल कोर्ट से अलग है, ऑर्डिनरी कोर्ट से अलग है, वो सिर्फ इन्हीं मैटर से रिलेटेड के बारे में सुनेगी। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, एक्सपर्ट जजेस होंगे, जो पर्टिकुलर वहां अथॉरिटीज बैठे हुए जजेस हैं वो उसी पर्टिकुलर डोमेन के बारे में सुन रहे होंगे, उसी पर्टिकुलर डोमेन के बारे में काम कर रहे होंगे, तो इट विल बी वेरी इजी टू एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपरली। फास्टर डिसीजन, अभी हमने यही बात करी थी कि बहुत जल्दी डिसीजन होगा। एफिशिएंट गवर्नेंस, अगर एक्सपर्ट जजेस होंगे तो बड़ा ऑब्वियस है कि वो इंटरलिंक्ड है, कि वो एफिशिएंट गवर्नेंस होगी होगी वहां पे। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल मैटर्स, अगर पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर डोमेन में तो वहां पे उस पर्टिकुलर केस के पास उनके पास एक्सपर्टीज है टेक्निकल मैटर्स को सुनने की भी, और वहां उनके पास प्रॉपर नॉलेज भी है उस पर्टिकुलर केस से। रिड्यूसेस बर्डन ऑन ऑर्डिनरी कोर्ट्स, ये तो मेन मोटिव इसका पीछे का था ही, कि जो भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स है उनके पास पहला ही इतना ज्यादा बर्डन है कि वो एक अलग कोर्ट स्टैब्लिश कर दे कि इस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड इस कोर्ट में जाया जाए, इस पर्टिकुलर डोमेन में यहाँ जाया जाए। जैसे अभी हमने एनजीटी एंड क्लैट इन सब के बारे में बात किया, राइट। चलिए एग्जाम्पल है, फ्रांस में सिटीजन चैलेंजेस कैंसिलेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, और हमारे यहाँ पे ये नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्ट में ही जाना पड़ता है इसके लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, हाँ डिफरेंस समझ लेते हैं हम ड्रॉइड सिस्टम में और अपने इंडियन लीगल सिस्टम में। तो यहाँ एक बहुत कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये बोला है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्ट्स ही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट को सुनने के लिए, वो एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एस्टेब्लिश करके बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ ऑर्डिनरी कोर्ट्स में ही जाते हैं केसेस उन पर्टिकुलर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी मैटर होता है। उनके हाईएस्ट कोर्ट कंसेंट एडिट है, हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद जब नेक्स्ट कोर्ट आता है तो वो हाई कोर्ट्स है जितने भी हमारी अलग अलग स्टेट्स में स्टैब्लिश्ड है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस डिसाइडेड डिस्प्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्सरसाइजेस जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं जो उन पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स के बारे में ही सुनेंगे। हमारे यहाँ पे तो जो नॉर्मल जजेस बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो कोर्ट्स बने हुए हैं उनके पास सिर्फ एक जुडिशियल रिव्यू की पावर है। सेक्शन आर्टिकल आप बताओगे मुझे कि किस आर्टिकल के अंडर जुडिशियल रिव्यू की पावर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस इज सेपरेट, नो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम, सिंपल। वो बोल रहा है कि वहां एक अलग सिस्टम है, अलग कोर्ट है, अलग प्रोसीजर है, अलग जजेस हैं, पूरा सब सिस्टम जो बनाया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए वो सब अलग है। हम बोल रहे हैं हमारे यहाँ सब कुछ जॉइंट है, सब सेम कोर्ट में है, सेम ऑर्डिनरी कोर्ट में ही सुना जाता है मैटर, इसके लिए कोई अलग कोर्ट स्टैब्लिश नहीं किया हुआ। ठीक है, चलिए हाँ तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा कंक्लूजन बहुत सिंपल है, अगर हम पुरानी क्लास से और इस क्लास को हम दोनों को साथ में देखेंगे तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक वो लॉ है जो ड्राइव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में से, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था एक टाइम पर, अब नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक अपने आप में अलग लॉ बना दिया गया, लेकिन जो वो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन ही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है ये उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एक पब्लिक लॉ के डोमेन में अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फॉर्म कर दिया गया। ये फॉर्म किया गया उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और गवर्नमेंट बॉडीज के लिए जहां उनके लिए उनकी पावर, अथॉरिटीज, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई, और एक बहुत सिंपल वे में हमें ये बताया गया अलग अलग प्रिंसिपल्स के थ्रू कि डेलीगेशन भी है, डेलीगेशन की वजह से पावर डेलीगेट हो रही है, पावर डेलीगेट होने की वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही सारी पावर नहीं है। अगर अंबानी जी, जो हमने एग्जांपल दिया था, अगर अंबानी जी ही अपनी सारी कंपनीज को रेगुलेट करेंगे, क्या उनको सारी एक्सपर्टीज नॉलेज है? फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्या उनके पास टाइम है सारे डोमेन में काम करने का? नहीं। इसीलिए अलग अलग कंपनीज अलग अलग को दिया हुआ है और वो एक मेन होल्ड बन के बैठे हुए हैं।
सेम हमारे हमारा ये एग्जांपल हम लेंगे कि सेम प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद लेजिस्लेशन है, पार्लियामेंट है प्रॉपर, जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज अलग है, और एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है इन सबके बीच, इन सबके साथ मिलकर। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज काम कर रही हैं तो वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए काम कर रही है, सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में। यहां इनका मेन मोटिव स्टेट का वेलफेयर है, सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का है। और अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज करने की बात होती है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट, तो अकाउंटेबिलिटी, रीजनेबल एक्शन, ये सब बताने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का है, जो बताया है हमें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर। राइट, चलिए। Administrative law is essential branch of public law that regulates the functioning of administrative authorities. Simple, ये हमने पढ़ लिया। It ensures that government officials exercise their power lawfully, fairly, reasonably and transparently. ठीक है, ये किस लिए बनाया गया कि जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो अपनी पावर को एक अच्छे मैनर में एक्सरसाइज करें, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए एक्सरसाइज करें, सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए एक्सरसाइज करें, लॉफुल मैनर में एक्सरसाइज करें, उतना ट्रांसपेरेंट रहे with government and with the individual person. To the rule of law, natural justice, delegated legislation, judicial review, and the principle of good governance, administrative law protects citizens' rights while enabling effective administration. ठीक, ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया, जिससे कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जितने भी राइट्स हैं वो सब प्रोटेक्ट रह सके। It plays a vital role in maintaining the balance between government authority and individual liberty, making it indispensable in a modern democratic welfare state. Right? अगर कोई भी ये लॉ बनाया गया था, सिंपल है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पहले से ही था, वहां से निकल के आया एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का भी मोटिव और प्रिंसिपल वेलफेयर ऑफ द कंट्री है, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन के बारे में बात करता है, उस सेम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी उसी के ही बारे में बात करेगा। ठीक है, सिर्फ ये एक ऐसी अलग लॉ बनाया गया जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को उनके राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता रहे, उनके लिए एक पर्टिकुलर अलग डोमेन बना दिया गया। राइट, चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहे। और अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको और लेनी है अपने एकेडमिक से रिलेटेड, जो आपकी क्लास 11th एंड 12th की एकेडमिक से है लीगल स्टडीज की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ पूछना है या पीडीएफ चाहिए दैट पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर देगी। और अगर कोई भी करियर गाइडेंस या आपको क्या करना है, सीयूटी कैसे देना है, क्लैट के बारे में जानना है, या एनी अदर थिंग विच इज लाइक फॉर मेंटरिंग यू, आपको अपने करियर गाइडेंस से रिलेटेड कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर है 9220761399, उस पर आप कॉल करिए और टीसीआर फैमिली से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जो ऐसा लग रहा है लंबी